भारी भरकम कर्ज उठाया गया। एक पुरुष रसोइये को फिल्म की हीरोइन बनाया गया। कैसे मुश्किलों के बवंडर में बनकर तैयार हुई भारत की पहली फिल्म और पूरे हुए 110 साल। वो तारीख थी 28 दिसंबर 1895, जब लुमियर ब्रदर्स द्वारा बनाई गई दुनिया की पहली फिल्म पेरिस में पब्लिक स्क्रीनिंग के लिए रखी गई। ये फिल्म मात्र 45 सेकंड की थी। करीब एक साल बाद इस फिल्म का प्रदर्शन भारत में भी हुआ था। इस शुरुआत के बाद अगले कुछ वर्षों तक फिल्मों में कई तरह के प्रयोग चलते रहे। फिर कैलेंडर में साल बदलते गए और आया साल 1911। तब बॉम्बे शहर में स्थित अमेरिका इंडिया पिक्चर पैलेस में एक फिल्म दिखाई जाती है जिसका नाम था द लाइफ ऑफ क्राइस्ट। तब इस फिल्म को देखने वहां एक 41 साल का शख्स भी पहुंचता है और उसका नाम था ढूंढीराज। फिल्म देखते हुए ढूंढीराज तालियां पीट रहा था और साथ ही साथ उसके मन में कई कल्पनाएं हिलोरे ले रही थी। उस वक्त थिएटर में बैठे किसी व्यक्ति को यह अंदाजा नहीं था कि बहुत जल्द भारत में भी सिनेमा शुरू होगा और एक नया इतिहास रचा जाएगा। इस घटना के करीब 2 साल बाद आज ही के दिन यानी 3 मई 1913 को भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र रिलीज होती है। जिस ढूंढीराज नाम के शख्स का हमने शुरुआत में जिक्र किया उसका पूरा नाम था ढूंढीराज गोविंद फाल्के, जिन्हें हम भारतीय फिल्मों के पितामह दादा साहेब फाल्के के नाम से जानते हैं। इस फिल्म को बनाने में दादा साहब फाल्के को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, इस बात से आज भी बहुत सारे लोग अनजान हैं। आज जब फिल्मों के वीएफएक्स या उसकी कहानी और किरदार को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ जाती है, ऐसे समय में उस दौर की कल्पना करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। जब संसाधन बहुत सीमित थे तो आज भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र की रिलीज के 110 साल पूरे होने के मौके पर आइए सुनते हैं फिल्मों का पूरा सफर जो उस फिल्म से शुरू हुआ था। नासिक के एक पारंपरिक ब्राह्मण परिवार में 30 अप्रैल 1870 को दादा साहब फाल्के का जन्म हुआ। शुरुआती पढ़ाई जे कॉलेज ऑफ आर्ट्स से हुई। इसके बाद उन्होंने बड़ौदा के कला भवन में दाखिला लिया और अपने लिए एक सही राह तलाशनी शुरू की, लेकिन उनका मन किसी एक पेशे में टिक नहीं पाता था। उस वक्त के मशहूर चित्रकार राजा रवि वर्मा से प्रभावित होकर दादा साहब ने उनका प्रेस ज्वाइन कर लिया। इस बीच किसी ने उन्हें खुद का प्रेस शुरू करने की सलाह दे दी। दादा साहब ने बात मान ली और लक्ष्मी आर्ट प्रिंटिंग वर्क्स नाम से प्रेस शुरू कर दी। इस प्रिंटिंग प्रेस में नई मशीनें लाने के लिए दादा साहब फाल्के 1909 में जर्मनी गए, तो वापस आने पर बिजनेस पार्टनर ने उनको धोखा दिया और मजबूरन उन्हें प्रेस छोड़नी पड़ी। कहते हैं कि इसके बाद फाल्के बैरागी जैसा जीवन जीने लगे और सब कुछ छोड़कर बनारस चले गए, लेकिन किसे पता था कि आने वाला साल उनकी जिंदगी की नई इबारत लिखने वाला है। साल 1911 में दादा साहेब अपने बेटे के साथ अमेरिका इंडिया पिक्चर पैलेस में अमेजिंग एनिमल्स नाम की फिल्म देखने पहुंचते हैं। स्क्रीन पर जानवरों को देखकर फाल्के का बेटा अचंभित होता है और घर जाकर अपनी मां को सारी बातें बताता है, क्योंकि तब के दौर के लिए ये कोई जादू ही था और ये कल्पना से परे की बात थी, इसलिए बच्चे की बात पर कोई यकीन नहीं कर रहा था। इसलिए अगले दिन दादा साहेब पूरी फैमिली के साथ वो फिल्म देखने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट आ जाता है और यही ट्विस्ट दादा साहेब फाल्के की पूरी जिंदगी बदल कर रख देता है। दरअसल हुआ यूं कि जिस दिन फाल्के फैमिली फिल्म देखने के लिए पहुंचती है उस दिन ईस्टर था, इसलिए थिएटर में जानवरों वाली फिल्म की जगह ईसा मसीह के जीवन पर आधारित फिल्म द लाइफ ऑफ क्राइस्ट दिखाई जाती है। इस फिल्म को एक फ्रेंच डायरेक्टर ने बनाया था। जब थिएटर में बैठकर दादा साहेब फाल्के ने द लाइफ ऑफ क्राइस्ट देखी तो उनके मन में फिल्मों को लेकर कई कौतूहल जागे। फाल्के साहब ने सोचा कि ऐसी फिल्म तो भारतीय परिदृश्य पर भी बनाई जा सकती है, इसलिए वापस आते ही उन्होंने फिल्म बनाने के तरीकों पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। जहां से भी हो सकता था उन्होंने फिल्मों से जुड़ी किताबें, कैटलॉग और बहुत सारी जानकारियां इकट्ठा करना शुरू कर दिया। वो हर शाम 4 से 5 घंटे बैठकर फिल्म देखा करते थे। इस वजह से उनकी नींद हराम हो गई थी। नतीजा ये हुआ कि उन्हें दिखाई देना भी लगभग बंद हो गया था। हालांकि डॉक्टरों के इलाज की बदौलत उनकी आंखों की रोशनी वापस लौट आई। इसके बाद दादा साहेब फाल्के ने लंदन जाने का विचार किया ताकि फिल्म बनाने से जुड़ी तकनीक और जानकारियां हासिल की जा सके, लेकिन उसके लिए पैसे कहां से आते? अब तक फाल्के अपनी सारी जमा पूंजी स्वाहा कर चुके थे, इसलिए उन्होंने किसी तरह अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी गिरवी रखकर 10,000 रुपए का जुगाड़ किया।
और 1 फरवरी 1912 को लंदन के लिए रवाना हो गए। लंदन में उन्होंने बाइस्कोप सिने वीकली नाम के साप्ताहिक मैगजीन के एडिटर मिस्टर कैबरॉन से मुलाकात की। फाल्के इस मैगजीन के सब्सक्राइबर भी थे, लिहाजा कैबरॉन से उनकी अच्छी दोस्ती हो गई। शुरुआत में तो कैबरॉन ने फिल्म बनाने का आइडिया उनको छोड़ने के लिए कहा, लेकिन दादा साहब फाल्के की डेडिकेशन के आगे उन्हें भी झुकना पड़ा। उन्होंने दादा साहब फाल्के की मुलाकात मशहूर ब्रिटिश डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सेसिल हेपवर्थ से करवाई, जिन्होंने दादा साहब को फिल्में बनाने से जुड़े कुछ गुर सिखा दिए। इसके करीब 2 महीने बाद कैमरे और बाकी इक्विपमेंट्स के साथ दादा साहब फाल्के भारत लौट आए। फिल्म बनाने की तकनीक तो मिल गई थी, लेकिन पैसे अब भी नहीं थे। इसलिए फाइनेंसर्स को यकीन दिलाने के लिए उन्होंने मटर के पौधे का विकास नाम की एक शॉर्ट फिल्म बनाई। इस 1 मिनट की शॉर्ट फिल्म में मटर के दाने से पौधा बनाने तक की सारी प्रक्रिया दिखाई गई थी। इस शॉर्ट फिल्म में मटर के दाने से पौधा बनने तक की पूरी प्रक्रिया दिखाई गई थी। ये तरकीब काम कर गई और उन्हें फिल्म बनाने के लिए एक छोटी रकम लोन के तौर पर मिल गई। दोस्तों, यहां से भारत की पहली फिल्म का सफर शुरू होता है, जिस फिल्म का नाम था राजा हरिश्चंद्र। लेकिन मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही थी। इस पूरे वाकये को सुनते समय आपको ये नहीं भूलना है कि ये दौर भारत में अंग्रेजों के शासन का दौर था। उस समय अंग्रेजों की दमनकारी नीतियां अपने चरम पर थी और भारतीयों के लिए संसाधनों की बहुत ज्यादा भारी कमी थी। खैर, फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार की गई और कास्टिंग के लिए अखबारों में विज्ञापन भी दिए गए। इसके बाद अभिनय के लिए पुरुष कलाकार तो मिल गए, लेकिन फिल्म के लिए एक भी महिला काम करने को तैयार नहीं हुई। कहा जाता है कि इसके लिए दादा साहब फाल्के मुंबई के रेड लाइट एरिया में भी गए, लेकिन कोई महिला फिल्म में काम करने के लिए तैयार नहीं हुई। प्यारे दर्शकों, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस दौर में फिल्मों में काम करना कितना बुरा समझा जाता था। बाद में एक तवायफ राजी हुई, लेकिन ऐन मौके पर उसने भी धोखा दे दिया। हताश और परेशान फाल्के एक ईरानी रेस्तरां में चाय पीने के लिए पहुंच गए तो उनकी नजर एक गोरे और दुबले पतले रसोइये पर पड़ी। उसका नाम था अन्ना हरी सलूंके। दादा साहब फाल्के ने उससे बात कर फिल्म में काम करने के लिए मना लिया। सलूंके की दाढ़ी मूंछ कटवा दी गई और इस तरह भारतीय सिनेमा को उसकी पहली एक्ट्रेस मिली। फिल्म के निर्माण में दादा साहब फाल्के की पत्नी सरस्वती बाई का भी अतुलनीय योगदान रहा। जब पैसे कम पड़े तो उन्होंने अपने जेवरात बेच दिए। फिल्म की शूटिंग के दौरान सरस्वती बाई अकेले 500 लोगों का खाना बनाती थी। इतना ही नहीं, कास्ट के कपड़े भी वो खुद धोती थी। कई बार तो सीन के वक्त वो सफेद शीट लेकर घंटों खड़े रहती थी। बहरहाल 15,000 रुपए की लागत और 6 महीने 27 दिन के अथक प्रयास के बाद राजा हरिश्चंद्र की शूटिंग पूरी हुई और 21 अप्रैल 1913 को बॉम्बे के ओलंपिया थिएटर में कुछ खास लोगों के लिए फिल्म की स्क्रीनिंग रखी गई। ये वो लोग थे जिन्हें फिल्मों की अच्छी समझ थी। इस स्क्रीनिंग में मिली प्रशंसा के बाद दादा साहब ने फिल्म को आम लोगों के सामने लाने का फैसला किया। 3 मई 1913 को वो ऐतिहासिक दिन था जब बॉम्बे के कैरानेशन सिनेमा हॉल में भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र रिलीज की गई। और दोस्तों, फिल्म सुपरहिट साबित हुई। तो दोस्तों, किस प्रकार से अपने कल्चर को लेकर, अपने धर्म को लेकर दादा साहब ने फिल्म बनाई और वो कितनी बड़ी हिट साबित हुई उस टाइम, और आज का सिनेमा कैसे अपनी जड़ें खो चुका है और किस तरह से बॉलीवुड का सिनेमा फ्लॉप पे फ्लॉप फिल्में दे रहा है क्योंकि वो अपनी जड़ों से कट गया है। तो प्यारे दोस्तों, फिल्म सुपरहिट साबित हुई और इसके साथ ही तारीख और दादा साहब फाल्के का नाम इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। इसके बाद दादा साहब फाल्के ने कुछ महीनों के अंतराल पर ही बैक टू बैक 2 फिल्में बना डाली। ये फिल्म थी मोहिनी भस्मासुर और सत्यवान सावित्री। मोहिनी भस्मासुर के जरिए ही भारत को कमला गोखले के रूप में पहली महिला एक्ट्रेस मिली। राजा हरिश्चंद्र, मोहिनी भस्मासुर और सत्यवान सावित्री फाल्के की ये तीनों फिल्में ब्लॉकबस्टर थी। अब तक दादा साहब फाल्के के सारे कर्जे उतर चुके थे। ऐसे में उन्होंने लंदन जाकर कुछ और जरूरी मशीनरी खरीदने का सोचा। इस दौरान लंदन में उनकी फिल्मों की स्क्रीनिंग भी हुई। फाल्के के काम से लोग इतना प्रभावित हुए कि उन्हें इंग्लैंड में ही रहकर फिल्में बनाने के ऑफर मिलने लगे। यहाँ तक कि खाने पीने, रहने और फिल्म की शूटिंग का सारा खर्च भी फाइनेंसर्स खुद उठाने को तैयार रहते थे। लेकिन भारत माता का वो सपूत फाल्के भारत में ही रहकर फिल्में बनाना चाहता था, इसलिए उन्होंने ये सारे ऑफर ठुकरा दिए और वापस अपने वतन लौट आए। लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था और फाल्के के लिए तंगी का दौर भी शुरू हुआ। सारे फाइनेंसर ने अपने हाथ पीछे खींच लिए थे। कुछ कर्ज लेकर एक फिल्म की शूटिंग तो हुई, लेकिन किन्हीं वजहों से उसे बीच में ही रोकना पड़ गया। थक हार कर फाल्के ने कई जगहों पर जाकर अपनी फिल्मों की स्क्रीनिंग की, मेहनत रंग लाई और उन्हें कुछ राजघरानों से धनराशि मिल गई। इसके बाद
फिल्म लंका दहन की शूटिंग शुरू हुई और इसे 17 सितंबर 1917 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। आपको वो अन्ना सालुके नाम का रसोइया याद होगा जिसने राजा हरिश्चंद्र में महिला का किरदार निभाया था। उसी सालुके ने लंका दहन में राम और सीता दोनों का रोल एक साथ निभाया और इतिहास के पन्नों में अपना नाम भारतीय सिनेमा में डबल रोल करने वाले पहले व्यक्ति के रूप में दर्ज कर लिया। प्यारे दर्शकों, लंका दहन इतनी बड़ी हिट हुई कि शो की स्क्रीनिंग सुबह 7 बजे से अगले दिन के सुबह 3 बजे तक करनी पड़ी। कहते हैं उस दौरान टिकट काउंटर से बैलगाड़ियों में भर भर कर सिक्के ले जाने पड़े थे। इस सफलता ने न सिर्फ फाल्के के सारे कर्जे उतार दिए बल्कि उन्हें दूर दूर तक विख्यात कर दिया। दादा साहब फाल्के की फिल्में पौराणिक घटनाओं पर आधारित होती थी, जैसे कि आजकल साउथ सिनेमा में आप देख सकते हैं। इन फिल्मों में संवाद भले ही नहीं होते थे, लेकिन धर्म में आस्था रखने वाले भारतीय समाज को ये फिल्में बहुत ज्यादा सुख देती थी। मगर समस्या ये थी कि अब फाल्के ऐसी साइलेंट फिल्में बना रहे थे तब टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही थी। साल 1931 में भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा रिलीज हुई। राजा हरिश्चंद्र के बाद से शुरू अपने 19 साल के सफर में दादा साहब फाल्के ने 95 फिल्में और 26 से ज्यादा शॉर्ट फिल्में बनाई। उनकी आखिरी फिल्म गंगा अवतरण थी। समय के साथ फाल्के समझ गए थे कि फिल्म मेकिंग का उनका स्टाइल अब अप्रचलित हो गया है, लिहाजा उन्होंने फिल्म जगत से संन्यास ले लिया। 16 फरवरी 1950 को नासिक में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली और फिल्म निर्माण का ये पुरोधा एक शिक्षा और फिल्मों का एक नया युग शुरू करके हमें छोड़कर चला गया। दादा साहब फाल्के ने भले ही बाद में फिल्म मेकिंग को अलविदा कह दिया हो, लेकिन फिल्म जगत में उनका योगदान अतुलनीय रहा। इसलिए साल 1969 में उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर भारत सरकार ने फिल्मों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार की घोषणा की। ये भारतीय सिनेमा का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। पुरस्कार पाने वाले को 10 लाख रुपए, शॉल और स्वर्ण कमल दिया जाता है। 1969 में सबसे पहले यह पुरस्कार अभिनेत्री देविका रानी को दिया गया था। अब तक कुल 52 लोगों को इस पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। साल 2020 में अभिनेत्री आशा पारिक को भी इस पुरस्कार से नवाजा गया। तो प्यारे दर्शकों, ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।